नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया 2024 का 10वीं सामाजिक विज्ञान। ठीक है। ऐसे हम हिंदी का भी क्वेश्चन देंगे आपको, और साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी उन सब के भी वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग की मांग रहेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो सर्वप्रथम आपको पता है इटली का एकीकरण कब हुआ, तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट होगा? तो इटली का एकीकरण जो हुआ वो 1871 में हुआ। ठीक ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो बोलोगे 1871 में, तो ये हो गया था अभी। और 1789 क्रांति हुई थी, तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक ना। तो ये वाला भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। ठीक। आगे आते हैं, वियना सम्मेलन में मेज़बानी किसने की थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो वियना सम्मेलन का मेज़बानी करने वाला था वो ड्यूक मैटरनिक था। ठीक है। वियना सम्मेलन की मेज़बानी कौन थे? ड्यूक मैटरनिक। क्या नाम आता है? ड्यूक मैटरनिक, है ना। तो मैटरनिक लिखा, उसके आगे ड्यूक मैटरनिक भी लिखा जा सकता है। आगे देखो, जर्मनी का प्रतीक क्या था? जर्मन राष्ट्र का जो प्रतीक था वो क्या था? अधिकतर लोग जर्मन तिरंगा मानेंगे, लेकिन जो कि ये गलत है। जर्मेनिया भी नहीं है, जर्मन भी नहीं, तो आपका सही क्या होगा? मारियान सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यह कथन किसने कहा था? बहुत फेमस कथन है ये। यह कथन किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। तो ये किसने कहा था? बताइए भाई, किसने कहा था? मैटरनिक ने। किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिक ने। ये भी बात सही है ना। ड्यूक मैटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में किस वर्ष फ्रांस राज्य में क्रांति स्टार्ट हुई? तो आपको पता है फ्रांस राज्य की क्रांति कब हुई? 1789 में। ठीक है। अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करवाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हम लोग के पास कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया है, यहाँ पे कुछ आंसर भी दिख जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करिएगा। ड्यूक मैटर ने किसे कहा कि हमारी सभ्यता का सत्यानाश करने वाला या खतरनाक शत्रु है? कौन है? तो बताइएगा कौन है? जोसेफ मेज़नी। यार हमारी सभ्यता, देखिएगा, हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। किसको कहा था? बताया जोसेफ मेज़नी जो है वो हमारे सभ्यता, जो हमारी संस्कृतियाँ हैं उसका सत्यानाश कर देगा, वो सबसे खतरनाक शत्रु यही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? बोलेंगे कुस्तितुनिया का संधि। कौन संधि? कुस्तितुनिया का रास्ता भी बताया गया होगा आपको। और यहाँ पे देखिए, जो भी ऑफलाइन क्लास बच्चे करते हैं उन लोग को ये सब पता है कि कुस्तितुनिया और एक उसके बीच में हम पढ़े थे, कुस्तितुनिया संधि हो जाती है, उसके बाद रास्ता भी बंद कर देते हैं और जो सिल्क रूट था वो भी बंद होता। तो ये चीज़ें थी। किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है? तो आप बोलेंगे कि जो जर्मनी है उसको कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं? तो 1860 में, 1870 में, 1871 में, 1881 में। तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा देखिए वो हो जाएगा 1871 में। आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको पता है ऑटोमर बिस्मार्क है कि काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मेज़नी। तो मेज़नी हो नहीं सकता, कौन सा? ऑटोमन बिस्मार्क होगा। ठीक है ना। इसमें देखिए 1871 था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, फ्रांस में नागरिकता संहिता जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है नागरिकता संहिता या नेपोलियन संहिता? नेपोलियन संहिता जो कहा था सबको जो है कि कानून की समझ सबको समान समझा जाएगा, जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। जो ये सब बातें कही गई थी नेपोलियन संहिता में, ये कब आई थी? 1804 में आई थी। ठीक ना। नेपोलियन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन किसने चला था? अब बताइए। यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों एक संगठन थे। ये किस लिए बनाया गया था? बोलेंगे जोसेफ मेज़नी चलाए थे। जो एक नई इटली हम लोग बनाएंगे, हम लोग एक नया यूरोप में एक नई इटली बनाएंगे। यंग इटली एक संगठन बनाए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये सबको पता है। रॉलेट एक्ट को ही अंधा कानून कहा गया, इसी रॉलेट एक्ट को अंधा कानून भी कहा गया था। इसके तहत
किस व्यक्तियों को ना तो अपील दी जाती थी, ना वकील की ज़रूरत पड़ती थी, ना दलील करने को मिलता था। उनको शंका के आधार पे क्या किया जाता था, जेल में डाल दिया था। कब आया था, 1919 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है जो चौरी चौरा कांड हुआ था, यहाँ पे 17 से 18 पुलिसकर्मियों को जो है कि 17 से 18 पुलिसकर्मियों को गोरखपुर में, यहाँ पे गोरखपुर में 17 से 18 पुलिसकर्मियों को गोरखपुर में वहाँ जेल में डाल के पुलिसकर्मियों किसानों ने जला दिया। और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को युद्ध था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन डेट वाइज पूछता, देखिएगा। तो पहली बात याद रखिए, एक तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये वाला 5 फरवरी 1922 को ये पूछता है कि ये डेट वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था चौरी चौरा कांड, कहाँ पे है? तो आप बोलोगे यूपी में है, नक्शे में भी दर्शाने के लिए आ सकता है। तो यूपी में कहाँ पे? गोरखपुर में है, ठीक ना, यूपी में गोरखपुर में है। और ठीक यहाँ देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे बताया गया था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर, कौन भाई? जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर के द्वारा क्या किया गया था? जनरल ओ डायर के द्वारा इसमें क्या आदेश दिया गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था अमृतसर में, ये कहाँ पे है? अमृतसर में, ये भी याद रखिएगा कहाँ पे है, ये अमृतसर में है, ठीक ना। तो इसमें देखो 13 अप्रैल 1919 की घटना होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं इस बाग हत्याकांड में। गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ क्या करते हैं, यात्रा करते थे? याद रखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने कितने अनुयायी, देखिए सॉरी आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं, 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की। देखिए दांडी मार्च इसी को बोलते हैं। नमक तोड़ो आंदोलन के ये नमक तोड़ो आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का वो है कि पूना पैक्ट 1932 में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? याद रखिए, एक तो रहेंगे पूना पैक्ट में गांधी जी और दूसरा कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। देखिएगा एक बात याद रखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? बोलोगे गांधी जी और ये थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। इसके बाद 2-3 सम्मेलन है, 1930, 1931 और 1932, यहाँ पे 3 से। और एक बात है, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है, याद रखिएगा, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उन्होंने इसी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और इसमें सेकंड गोलमेज सम्मेलन, इसमें थर्ड गोलमेज में, माने 1930 में प्रथम गोलमेज, दूसरे में 1931 में द्वितीय गोलमेज, 1932 में तृतीय गोलमेज। और याद रखिए पूना पैक्ट समझौते में किसकी बात हुई? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर की। इसी के साथ साथ एक बात और हमने बताना भूल गया कि जो 5 फरवरी 1922 को जब 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ, उस टाइम में असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन गांधी जी को के द्वारा क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पूछा जाए आपको कि किस कांड के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस किया गया, तो बोलोगे चौरी चौरा कांड के द्वारा। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन में कब? तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1921 क्या होगा? ये तीनों क्वेश्चन गलत होंगे आपके। 1921 में असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के शुरू कर दिया गया। देखिए आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी हमने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन, तो 1930 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये हो जाएंगे क्वेश्चन का आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर, गांधी इरविन समझौता कब किया? 1931 में, ठीक ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 1931, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 से 1849 के मध्य किस फसल के नष्ट हो जाने से हुई? आलू, गेहूं, चाय। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ के लोगों की बात हो रही? आयरलैंड के लोगों की बात हुई। तो वहाँ पे क्या स्पैन्दिती आलू आप पढ़े होंगे। तो आलू जब नष्ट हो गया तो वहाँ के काफ़ी लोग क्या हो गए? मारे गए। स्पैन्दिती या आलू दिया गया था, ये आलू से, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, रिंडर पेस्ट क्या थी?
रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? पशुओं की बीमारी थी, जिसमें क्या होते थे, पशु जो मवेशी पशु होते थे वो मर जाते थे, जिसकी वजह से जो व्यापार होता था पशु मांसों का वो सब बहुत, ये एक कहाँ पे आई बीमारी थी? अफ्रीका में आई थी, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका में आई हुई ये बीमारी थी। और ये कैसी बीमारी? मवेशियों की बीमारी है, पशुओं की बीमारी, मवेशी की बीमारी थी। जो भी मांस वाले जीव होते थे, वो जानवर होते थे, वो मर जाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। G77 माने G77 या G77 में क्या था? विकासशील देशों का संगठन था, विकसित देशों का संगठन था, कि एशिया के देशों का संगठन? इनमें से याद रखिए विकासशील देशों का क्या है? संगठन है ना? विकासशील देशों का संगठन है। G77 विकासशील देशों का संगठन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? बिल्कुल याद रखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। अगर पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो बोलोगे 1939 से लेके 1945 तक। ये भी याद रखिएगा, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक मंदी 1929 है विकल्प में। हाँ, आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कॉर्नला कहाँ पर पड़ी? एक कॉर्नला देखो एक फसल थी, क्योंकि आपको पता है कि जब कॉर्नला आया उसके बाद ब्रिटेन की पूरी स्थिति ही बदल गई। बताया जाता है कि कॉर्नला जो था वहाँ पे मक्के की फसल जब जब वहाँ पे गेहूं की फसल नष्ट होती है, तो उसके बाद मक्के की जो फसल होती है वहाँ पे क्या किया था, तो वहाँ के भूस्वामी और जो जमींदार लोग थे, जागीरदार लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, कानून सरकार से पारित करवा देते हैं, जिसकी वजह से लोग खाने के लिए मरने लगते हैं और चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं। और इस वजह से सरकार की ओर से जो बड़े व्यापारी लोग थे और अन्य लोग जो थे, वहाँ के नागरिक जो बसिंदे लोग थे, वो लोग क्या किए कि कानला पे कानून बनाए, कि मतलब सरकार को सिफारिश की और कानला पे कानून बनाए कि प्रतिबंध लगाया गया, कानला को निरस्त किया गया। जब कानला को निरस्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को जो पैदावार होती थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो एक ऐसी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये कहाँ पे होगी? इंग्लैंड की है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में हूबहू लाइन दी गई, कानला इंग्लैंड में लाया गया था। ठीक है, शहरों के गिल्ड्स का क्या कार्य था? जो शहरों का गिल्ड्स का कार्य था, उसमें देखो एक तो था कारीगरों को प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही, उत्पादन पर नियंत्रण रखना और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। बिल्कुल ये तीनों विकल्प सही हैं। याद रखिए गिल्ड्स क्या था? गिल्ड्स का काम था, जो भी कारीगर थे उनको हमको प्रशिक्षित माने ट्रेनिंग देनी थी। उत्पादक पर नियंत्रण, जो भी पैदावार हो रहा उस पर हमें कंट्रोल भी करना था, पैदावार को देखना था, और वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित भी करना था कि वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्प्रिंग जेनी, याद रखिए स्प्रिंग जेनी जो था ये किसने किया आविष्कार? तो बोलेंगे स्प्रिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्प्रिंग जेनी एक मशीन थी, ठीक ना? तो किसने? जेम्स हारग्रीव्स। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने की। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं आगे की तरफ। ये भाई कहाँ से मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये देखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये भी आपको पता है। उद्योग सबसे पहले कहाँ लगा था? तो बोलेंगे उद्योग भी जो सबसे पहले लगा इंग्लैंड में ही लगा। ठीक है, कहाँ लगा? इंग्लैंड में ही लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई थी, ये स्थापना भी 1601 में आई थी, 1600 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1885 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई? बहुत बार क्वेश्चन कहता है, ये याद रखिए। पंजाब में नहीं, अब याद दो ही विकल्प देखिए, या तो बंगाल में तो गुजरात में। तो आप इसमें बताएंगे कहाँ पे है? बंगाल में। तो ये गुजरात में भी नहीं लगा गया। अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं सूरत आता तो वहाँ पे सोच सकते थे, यहाँ भी नहीं है। तो पहली कोठी कब लगाई गई? एक बात और याद, 1885 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन। और पहले जो ह्यूम, याद रखिए ह्यूम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की महिलाओं ने किस मशीन के लिए विरुद्ध हमले किए? अभी देखो एक मशीन आई थी स्पिनिंग जेनी, है ना? अभी एक ऊपर एक मशीन करवाए स्पिनिंग जेनी।
इसी के खिलाफ में महिलाओं ने वहाँ पे क्या किया, विद्रोह किया था कि ये मशीन ना चले, है ना। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे, याद रखिए सबसे पहले जो कारखाना इंग्लैंड में खोला गया था 1729 में, 1729 में। आप एक ही क्वेश्चन को बेहतर ढंग से अगर करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन कोई ना कोई मिलेगा, और जो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे वो जो हम करवा रहे हैं यहीं से ही कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगे। तो आप बिल्कुल 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, कुछ करना नहीं, लिखना भी नहीं है। आपको टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट तो जल्दी जल्दी करके, या 1.5 की स्पीड से, या 2, या हम तो फास्ट खुद ही करवा रहे हैं, तो आप लोग 1.5 या 2 की स्पीड से या नॉर्मल ही रख के आप इसको 2-3 बार, 3 बार 4 बार निरंतर देखते जाइएगा और विकल्प को अपने मन से उत्तर बोलते जाइएगा, तो आपको 2-3 बार में याद हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगाई गई थी, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई में पहला कपड़ा मिल जो लगाया गया 1854 में लगाया गया था। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, ये भी आपको पता है। नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट कब बना था, 1804 में। जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना उसके बाद ही तो क्या लगाया, नेपोलियन संहिता लाया था। तो ये भी याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि फ्रेडरिक सारियुक फ्रेडरिक सारियुक कहाँ का खिलाड़ी था। फ्रेडरिक सारियुक देखो, एक तो दार्शनिक पूछता है, एक चित्रकार भी पूछता है ना। तो एक प्रकार से ये कहाँ का था, फ्रांस का था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ का था, फ्रांस का था। और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो याद रखिए 1928 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 में 28 में था। और ये कब किस लिए आया था, तो जो 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसके जो काला कानून था इसके देख रेख के लिए आया था, कैसा कानून चल रहा है या उसके संशोधन के लिए कह सकते हैं हम आया था। तो ये भी हो जाएगा। आगे देखिए, विक्टर इमैनुअल कांट, ये कहाँ का, एक सार्डिनिया पीडमान का उत्तराधिकारी था। बोलेंगे शासक था, ये देखिए शासक थोड़ी गलत हो गया, शासक ऐसे लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने में भाई अभी। तो क्या बोलेंगे, विक्टर इमैनुअल कांट कहाँ का, सार्डिनिया पीडमान का प्रधानमंत्री बोल सकते हो, या वहाँ का शासक था। ठीक ना, प्रधानमंत्री ही अच्छा होता। ठीक है, यहाँ देखिए इटली का एकीकरण का जनक किसे मानते हैं, तो याद रखिए जोसेफ मेज़नी ही कौन है, इटली का एकीकरण। तो बोलेंगे जोसेफ मेज़नी ही क्या था, इटली का। और अभी बताया इटली में यही तो यंग इटली, और यंग इटली बनाया था ना ये संस्था, ये लाया था। जोसेफ मेज़नी का 1857 में जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप जानते हैं इस कहाँ का था, जिनेवा का रहने वाला था। तो ये जिनेवा में ही होगा। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से हम लोग देखो 50 क्वेश्चन आपके कुछ निश्चित समय में हम लोग ख़त्म कर लिए। तो आपको अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगेगी तो और भी हम वीडियो धीरे धीरे लेके आएंगे। तो आप बस क्या करिए, थोड़ा सा एक काम आप लोगों को मैं दे देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप थोड़ा सा और भी बच्चों तक शेयर करिएगा, है ना। और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से क्या करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आपके बचे हुए जो 10-12 दिन हैं इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा पाएँ। और अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत कर देते हैं हमारे साथ भी, तो हम आपके साथ पूरी तरह से मेहनत करेंगे, और हो सकेगा तो मैं लाइव भी लेके चला आऊँगा, बस थोड़ा-सा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, है ना, ताकि मैं लाइव आ सकूँ, आप लोग को लाइव भी करवा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा 2-3 बार, मैं जैसे कहा हूँ वैसा करिएगा, बिल्कुल आसानी से आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएँगे, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएँगे, लेकिन आपको बार-बार रिपीट करना होगा। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा यही होता है कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमागों में क्वेश्चन बैठेगा और बहुत आसानी से एग्ज़ाम में आप उत्तर दे पाएँगे। ठीक है, धन्यवाद।